19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार के उपजाऊ मैदानों पर अपनी शक्ति को मजबूती से स्थापित कर लिया था। यह उस समय की बात है जब कंपनी ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अनेक सैन्य और डिप्लोमेटिक उपायों का सहारा लिया था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी ने न केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त कर दिया, बल्कि इस क्षेत्र में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को भी स्थापित किया। इस प्रक्रिया में फ्रांसीसी और पुर्तगाली प्रभाव को समाप्त करने में सफलता मिली, जिससे कंपनी को अपने शासन को बढ़ाने में मदद मिली। हालांकि इस सफलता के बावजूद आदिवासी क्षेत्र, विशेष रूप से जंगल महल, ब्रिटिश शासन के सीधे नियंत्रण में नहीं आ सके। जंगल महल में मनभूम, डालभूम, सिंहभूम, चतरा और पलामू जैसे कई प्रमुख क्षेत्र शामिल थे, जो पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों और जटिल सामाजिक संरचनाओं के लिए जाने जाते थे। इन क्षेत्रों में कई आदिवासी समुदाय रहते थे, जो सदियों से अपने पारंपरिक जीवन जी रहे थे। यह आदिवासी समुदाय बाहरी शासन का सामना करने में ऐतिहासिक रूप से प्रतिरोधी रहे हैं, जिससे ब्रिटिशों के लिए इन क्षेत्रों में प्रवेश करना कठिन हो गया। ब्रिटिशों की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने आदिवासी क्षेत्रों के सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे को समझने में कठिनाई महसूस की। उनकी नीतियों और प्रशासनिक प्रथाओं का आदिवासी जीवन पर गहरा असर पड़ा। भूमि अधिकारों, करों और शासन के अन्य पहलुओं पर असहमति ने स्थानीय निवासियों के बीच असंतोष और विद्रोह का वातावरण पैदा कर दिया। आदिवासी समुदायों ने ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी असंतोषजनक भावनाओं को छुपाना शुरू कर दिया और इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने लगी। इस अस्थिरता का सामना करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में भागलपुर के संयुक्त मजिस्ट्रेट सदरलैंड को पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करने और प्रभावी शासन के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया। यह कदम यह दर्शाता है कि कंपनी ने महसूस किया कि इस क्षेत्र में स्थितियों का सही ढंग से आकलन करना आवश्यक था। सदरलैंड को स्थानीय जीवन, आदिवासी संस्कृति और उनकी आर्थिक स्थिति की गहरी जानकारी हासिल करने का कार्य सौंपा गया था। 1819 में सदरलैंड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसने पहाड़ी क्षेत्रों की कठिनाइयों और विशेषताओं को उजागर किया। उसकी रिपोर्ट में बताया गया कि आदिवासी समुदायों की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उनकी सामाजिक संरचनाएं और उनकी पारंपरिक रीति रिवाज कितनी महत्वपूर्ण है। सदरलैंड इस बात पर जोर दिया कि अगर ब्रिटिश शासन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना है, तो स्थानीय रिवाजों और भूमि के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट आदिवासी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गई, जिसने ब्रिटिश नीतियों की दिशा निर्धारित की। सदरलैंड की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि पहाड़ी क्षेत्र और उसके आसपास के मैदानों को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी घोषित किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भूमि के अधिकारों को औपचारिक रूप देना था, ताकि ब्रिटिश प्रशासन रेवेन्यू कलेक्शन को सरल बना सके और औपनिवेशिक नियंत्रण को सुनिश्चित कर सके। इसके आधार पर 1823 में जॉन पेट्टीवुड और कैप्टन टैनर को इस नए क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया। यह सीमांकन न केवल भौतिक सीमाओं को निर्धारित करने का कार्य था, बल्कि यह स्थानीय जनजातियों के साथ इंटरेक्शन करने का भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। स्थानीय जनजातियां, जो अपनी परंपराओं और अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील थीं, ने ब्रिटिश सीमाओं के इस सीमांकन को चुनौती दी। इस स्थिति में ब्रिटिशों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स को हासिल करने के लिए स्थानीय आदिवासी समुदायों के साथ संतुलन बनाना पड़ा। सदरलैंड रिपोर्ट और दामिनी कोह का सीमांकन ब्रिटिशों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, लेकिन इन उपायों ने उन जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलताओं को नजरअंदाज कर दिया जो इन समुदायों में मौजूद थीं। आदिवासी लोग अपने परंपरागत जीवन, जो सामूहिक स्वामित्व और पारिवारिक बुनियाद पर आधारित था, को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की विदेशी गतिविधि का विरोध करते रहे। इस प्रकार 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिशों का विस्तार महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांसमेंट्स के साथ साथ आदिवासी समुदायों के समाकलन में निरंतर चुनौतियों से भरा हुआ था। सदरलैंड रिपोर्ट और दामिनी कोह का सीमांकन यह दर्शाते हैं कि कैसे ब्रिटिश नीतियों का स्थानीय जीवन पर गहरा असर पड़ा। ये घटनाएं न केवल कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण थीं, बल्कि उन्होंने आने वाले वर्षों में स्थानीय विद्रोहों और प्रतिरोध आंदोलनों के लिए भी आधार तैयार किया, जो ब्रिटिश शासन की नींव को चुनौती देने वाले थे। आदिवासी समुदायों का संघर्ष उनके अधिकारों, भूमि और पहचान के लिए था, और इस संघर्ष ने आने वाले दशकों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोहों को जन्म दिया। इस संघर्ष की गूंज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जब विभिन्न जनजातीय समूह और उनके नेता ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़े हुए। आदिवासी संघर्षों की यह श्रृंखला केवल उनके अधिकारों और पहचान तक सीमित नहीं रही, बल्कि समय समय पर ये विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ व्यापक प्रतिरोध में बदलते गए।
भारत के विभिन्न जनजातीय समूहों ने अपनी परंपराओं और भूमि पर हो रहे हस्तक्षेप को कभी भी स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय स्तर पर विद्रोह भड़कते रहे। इन्हीं विद्रोहों में से एक था कोल रिबेलियन 1831 से 1833, जिसने औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ जनजातीय प्रतिरोध की एक महत्वपूर्ण मिसाल पेश की। आदिवासी समाजों के संघर्ष ने केवल ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि यह उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण का भी सवाल था। कोल विद्रोह 1831 से 1833 भारतीय जनजातीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का तेजी से विस्तार हो रहा था और इसके साथ ही उनकी ऑपरेसिव पॉलिसीज भारतीय जनजातीय समाजों को अस्थिर कर रही थीं। इसी संदर्भ में 1831 से 1833 का कोल विद्रोह एक प्रमुख ट्राइबल रेजिस्टेंस के रूप में उभरा, जिसमें सिंहभूम, मानभूम, पलामू और छोटा नागपुर के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले कोल जनजाति के लोगों ने ब्रिटिश शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह विद्रोह एक बड़ी चुनौती साबित हुआ, क्योंकि कोल समाज अपने पारंपरिक जीवन और भूमि अधिकारों पर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इस विद्रोह को समझने के लिए इसके कॉजेज, लीडरशिप और ब्रिटिश मिलिट्री रिस्पॉन्स का गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है। 1820 में जमींदारों के खिलाफ पहला संगठित आदिवासी विद्रोह तमाड़ क्षेत्र में हुआ, जिसका नेतृत्व रुगदेव मुंडा और कोंटा मुंडा ने किया। यह विद्रोह उस समय की बढ़ती इनइक्वालिटीज और आदिवासियों की जमीनों पर बाहरी जमींदारों द्वारा किए गए कब्जे का परिणाम था। सदियों से आदिवासी समाज सामूहिक रूप से अपनी जमीनों का ओनरशिप करता था और उनकी आजीविका पूरी तरह से फार्मिंग और जंगलों पर आधारित थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों पर कंट्रोल जमाया, उन्होंने बाहरी जमींदारों को यहां स्थापित किया। इन जमींदारों ने स्थानीय आदिवासियों से उनकी जमीनें छीन ली और उन पर कर और बेगार बिना वेतन के लेबर का अत्याचार शुरू कर दिया। इस विद्रोह का उद्देश्य इन बाहरी जमींदारों को उनकी जमीनों से बाहर निकालना था, ताकि आदिवासी फिर से अपनी भूमि पर अधिकार जमा सकें। हालांकि यह प्रारंभिक विद्रोह ब्रिटिश फोर्सेस द्वारा दबा दिया गया, जिसका नेतृत्व मेजर रफसेज कर रहे थे। विद्रोह के दमन के बावजूद यह संघर्ष ट्राइबल असंतोष और भविष्य में बड़े विद्रोह की नींव रखता है। इस विद्रोह के पीछे मुख्य कारण ब्रिटिश शासन द्वारा लागू की गई जमींदारी व्यवस्था और ट्राइबल सोसाइटी के पारंपरिक इकोनॉमिक और सोशल ढांचे में हस्तक्षेप थे। कोल जनजाति, जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती थी, पारंपरिक रूप से अपनी आजीविका के लिए सामूहिक खेती और भूमि के सामूहिक स्वामित्व पर निर्भर थी। उनका इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त था। लेकिन 1765 में जब ब्रिटिशों ने दीवानी अधिकार प्राप्त किए, तो उन्होंने इन क्षेत्रों में अपनी पॉलिसीज को लागू करना शुरू किया, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव जमींदारी सिस्टम के रूप में सामने आया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने हिंदू, मुस्लिम और सिख व्यापारियों को ठेकेदार, जमींदार के रूप में नियुक्त किया, जिन्हें आदिवासी भूमि पर कंट्रोल दे दिया गया। इन बाहरी व्यापारियों को राजा द्वारा भूमि पर अस्थायी पट्टे प्रदान किए गए, जो धीरे धीरे स्थायी बन गए। इसके तहत जमींदारों ने कोल जनजातियों से उनकी भूमि छीन ली, जिससे निजी भूमि स्वामित्व की प्रक्रिया शुरू हो गई और आदिवासियों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया। इस स्थिति ने कोल समाज में अत्यधिक असंतोष पैदा किया। ठेकेदारों ने बिना किसी वेतन के आदिवासियों से बेगार के नाम पर काम करवाना शुरू किया और साथ ही उन पर भारी कर्ज और ब्याज दरों का बोझ डाल दिया गया, जिसके कारण उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और खराब हो गई। इसके परिणाम स्वरूप जमींदार और महाजन आदिवासियों को बंधुआ मजदूर बनाने लगे, जिससे उनकी सोशल स्टेटस भी बिगड़ने लगी। इसके अलावा ट्राइबल लैंड का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया गया, जिससे कोल जनजाति पूरी तरह से जमींदारों और महाजनों पर डिपेंडेंट हो गई। जो भूमि सदियों से जनजातियों के सामुदायिक ओनरशिप में थी, वह अब उनके हाथों से निकल गई थी। भूमि पर उनका अधिकार केवल आजीविका का साधन नहीं था, बल्कि यह ट्राइबल सोसाइटी के सोशल और कल्चरल ढांचे का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था। ब्रिटिश पॉलिसीज ने उनकी पारंपरिक व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया, जिससे उनका सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा बिखर गया। इसके साथ ही ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण कोल जनजातियों के सोशल और पॉलिटिकल अधिकार भी कमजोर पड़ने लगे। उनके पारंपरिक नेता, जिन्हें मानकी कहा जाता था, अब अपनी सत्ता और प्रभाव खोने लगे, क्योंकि जमींदार और ब्रिटिश ऑफिसर्स क्षेत्र का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे थे। 1831 के अंत तक कोल विद्रोह ने पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। मुंडा, उरांव, हो, भोगता, घासी और चेरो जैसे विभिन्न ट्राइबल ग्रुप्स ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया और ब्रिटिश शासन और उनके द्वारा थोपे गए जमींदारों के खिलाफ हथियार उठाए। इस बड़े विद्रोह के पीछे मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि से बेदखली, ऑपरेसिव टैक्सेशन और जमींदारों द्वारा थोपी गई बेगार थी।
जमींदारों ने आदिवासियों से बिना किसी मुआवजे के उनका श्रम लिया और उन्हें उनकी ही जमीनों से बेदखल कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व कई महत्वपूर्ण ट्राइबल लीडर्स ने किया, जिन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को संगठित कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। इनमें प्रमुख थे बिंद्राई मानकी, सुरगा और गंगनारायण सिंह, जिन्होंने ब्रिटिश रूल और उनके स्थानीय सहयोगियों के खिलाफ हथियार उठाए और कोल समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिंद्राई मानकी ने ट्राइबल सोसाइटी में कलेक्टिव आइडेंटिटी और कल्चरल सॉलिडेरिटी की भावना को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में कोल, मुंडा और उरांव जैसी जनजातियां एकजुट होकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ उठ खड़ी हुईं। उनके और उनके अनुयायियों का मानना था कि ब्रिटिश जमींदारों ने उनकी भूमि, सम्मान और पारंपरिक जीवन शैली को नष्ट कर दिया है। इसके कारण उन्होंने ट्राइबल सोसाइटी के डिग्निटी और कल्चरल राइट्स की रक्षा के लिए गेरिला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई। बिंद्राई मानकी, जो कोल विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे, ने आदिवासियों की पीड़ा और उनके संघर्ष को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। उनका कहना था, पठानों ने हमारा हौरमत सम्मान छीन लिया, सिंहों ने हमारी बहनों को और हरनाथ शाह ने हमारे राज्यों को जबरन हमसे छीन लिया। इस बयान में आदिवासियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों और उनकी जमीनों पर किए गए कब्जे की गहरी पीड़ा और आक्रोश स्पष्ट रूप से झलकता है। गंगनारायण सिंह और सुरगा जैसे अन्य स्थानीय नेताओं ने भी विद्रोह को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। गंगनारायण सिंह ने सिंहभूम और मानभूम क्षेत्रों में बुमिज कोल्स का नेतृत्व किया और विद्रोह को एक व्यापक ट्राइबल मूवमेंट में बदलने में मदद की, जिसमें विभिन्न ट्राइबल ग्रुप्स ने ब्रिटिश ऑफिसर्स और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोहियों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स, जमींदारों और टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड्स को निशाना बनाना शुरू किया और फिर जंगलों और पहाड़ियों में छिप गए। कोल विद्रोही छोटे छोटे समूहों, ग्रुप्स में संगठित होकर ब्रिटिश पेट्रोल्स पर हमले करते थे। रात के समय जब ब्रिटिश सोल्जर्स सतर्क नहीं होते थे, तब रेबल्स हमला करते और जंगलों का लाभ उठाकर छिप जाते। उनकी छिपने और टेरेन का ज्ञान ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए चुनौतीपूर्ण था, जिससे विद्रोह को दबाने में मुश्किलें आईं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह विद्रोह तेजी से एक बड़ा संकट बन गया। विद्रोह के विस्तार को देखते हुए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसे दबाने के लिए मिलिट्री फोर्स का सहारा लिया। उन्होंने 3 बड़े सैन्य दल भेजे, जिनमें ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ साथ स्थानीय पुलिस बल और भारतीय सिपाही भी शामिल थे। इन सोल्जर्स का उद्देश्य विद्रोहियों को घेरना और उनके इलाकों में प्रवेश करना था। विद्रोही क्षेत्रों में जाकर ब्रिटिश फोर्सेस ने उन गांवों को निशाना बनाया जहां से उन्हें समर्थन मिलने की संभावना थी। इसके साथ ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कोच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत उन गांवों को जलाकर नष्ट कर दिया गया जो विद्रोहियों को समर्थन दे रहे थे। इसके तहत विद्रोहियों को उनके आपूर्ति स्रोतों से वंचित करने और ग्रामीण समर्थन को कमजोर करने के लिए गांवों और फसलों को जला दिया गया। हालांकि विद्रोहियों ने ब्रिटिश सोल्जर्स का डटकर मुकाबला किया, लेकिन संख्यात्मक और सैन्य क्षमता में ब्रिटिश फोर्सेस को बढ़त हासिल थी। विद्रोहियों ने कठिन भूभाग और स्थानीय ज्ञान का लाभ उठाते हुए कई महीनों तक ब्रिटिश आर्मी को चुनौती दी। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई, जिससे ब्रिटिश सैनिकों को पहाड़ी क्षेत्रों में काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। जंगलों में बीमारियों और थकावट का सामना करने के बावजूद ब्रिटिश आर्मी ने अपनी संगठित शक्ति का उपयोग करते हुए विद्रोह को कुचल दिया। मार्च 1832 तक विद्रोह समाप्त हो गया और बिंद्राई मानकी और सुरगा जैसे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण के बाद विद्रोहियों का मनोबल टूट गया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त कदम उठाए। कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया या मार दिया गया। बुद्धू भगत और उनके अनुयायियों की अंतिम लड़ाई में मृत्यु हो गई, जिससे अंतिम विरोध भी समाप्त हो गया। इसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जिसमें रेगुलेशन 13 ऑफ 1833 पेश किया गया। इसके तहत छोटा नागपुर को एक नॉन रेगुलेशन प्रोविंस घोषित किया गया, जहां प्रशासनिक सुधार लागू किए गए ताकि भविष्य में इस तरह के विद्रोहों को रोका जा सके। बाद में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 जैसे कानूनी सुधार भी लाए गए, जिनका उद्देश्य आदिवासी भूमि अधिकारों की सुरक्षा करना था। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन इसने भविष्य के आदिवासी आंदोलनों के लिए प्रेरणा का काम किया। उदाहरण के लिए संथाल हुल 1855 और बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 में इस विद्रोह की गूंज सुनाई दी। यह संघर्ष आदिवासी समाज के सम्मान और अधिकारों के लिए एक प्रतीक बन गया और इससे उनमें अपनी संस्कृति, भूमि और स्वायत्तता के प्रति एक नई चेतना जागृत हुई। इसने यह संदेश दिया कि आदिवासी समाज को केवल सैन्य बल से नियंत्रित नहीं किया जा सकता और उन्हें उनके मूल अधिकार वापस दिए जाने चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को आदिवासी भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानूनी सुधार करने पड़े, जिनमें छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट
1908 का प्रमुख स्थान है। कोल विद्रोह 1831 से 1833 के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि केवल सैन्य कार्रवाई से जनजातीय क्षेत्रों पर लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल होगा। विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इन इलाकों में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कई चुनौतियां थीं, खासकर दुर्गम और स्वायत्त जनजातीय क्षेत्रों में। इस स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए, जिनका उद्देश्य इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव मजबूत करना और भविष्य में असंतोष को रोकना था। 1833 में कोल विद्रोह के जवाब में ब्रिटिश ने रेगुलेशन 13 लागू किया, जिसके तहत जंगल महल जिले को समाप्त कर दिया गया। यह जिला, जिसमें मानभूम, सिंहभूम और डालभूम जैसे क्षेत्र शामिल थे, प्रशासन के लिए कठिन साबित हो रहा था। घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और जनजातियों की स्वतंत्र जीवन शैली के कारण यहां कानून व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व एकत्र करना चुनौतीपूर्ण था। जंगल महल को छोटे छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित कर ब्रिटिश सरकार ने अधिक प्रभावी नियंत्रण की योजना बनाई। इसके तहत मानभूम और सिंहभूम जैसे नए जिले बनाए गए। मानभूम जिले का मुख्यालय पहले मान बाजार में था, लेकिन 1838 में इसे पुरुलिया स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र पर बेहतर निगरानी रख सकते थे। सिंहभूम जिला उन पहाड़ी इलाकों पर केंद्रित था जहां विद्रोह शुरू हुआ था, और यहां के जनजातीय समुदायों पर सख्त नियंत्रण स्थापित करना जरूरी हो गया था। जंगल महल के विभाजन का उद्देश्य कानून व्यवस्था में सुधार लाना और असंतोष को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करना था। जंगल महल के विभाजन के बाद 1834 में ब्रिटिश ने साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया, जो बिहार और छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाई गई नई संस्था थी। यह एजेंसी छोटा नागपुर के पठार और सिंहभूम, पलामू, रामगढ़ और कुंडू के इलाकों में प्रशासन की जिम्मेदारी संभालती थी। इसका मुख्यालय किशनपुर, वर्तमान रांची में स्थापित किया गया, जिससे इन क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के पहले एजेंट टू द गवर्नर जनरल के रूप में कैप्टन थॉमस विल्किंसन को नियुक्त किया गया। उन्हें इस क्षेत्र की जटिलताओं और जनजातीय राजनीति की गहरी समझ थी। उनका कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, कर एकत्र करना और ब्रिटिश शासन को प्रभावी ढंग से लागू करना था। उनकी नियुक्ति ने संकेत दिया कि ब्रिटिश प्रशासन केवल सैन्य ताकत पर निर्भर नहीं था, बल्कि प्रशासनिक सुधारों के जरिए स्थिरता लाना चाहता था। विल्किंसन और उनके सहयोगियों ने क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में नियंत्रण स्थापित किया। इस विकेंद्रीकृत संरचना ने ब्रिटिश अधिकारियों को स्थानीय समस्याओं से निपटने के लिए अधिक लचीला और प्रभावी बनाया, जबकि पूरे क्षेत्र में नियंत्रण बनाए रखने का अवसर भी प्रदान किया। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी ने अपने शुरुआती वर्षों में स्थिरता बनाए रखने और बड़े पैमाने पर विद्रोहों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि एजेंसी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी टैक्स कलेक्शन को इस तरह से प्रबंधित करना कि जनजातीय आबादी में असंतोष न बढ़े। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को एहसास था कि कोल विद्रोह का एक मुख्य कारण बढ़ते कर थे, इसलिए वे इस बार कर प्रणाली को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना चाहते थे। इसके बावजूद स्थानीय जमींदारों और कर संग्रहकर्ताओं द्वारा जनजातीय लोगों का शोषण जारी रहा, जिससे असंतोष बना रहा। दूसरी प्रमुख चुनौती भूमि विवादों को सुलझाना था। जनजातीय समुदाय अपनी भूमि से गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध रखते थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की भूमि और कर व्यवस्था, जो व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व और राजस्व संग्रह पर आधारित थी, इन जनजातीय परंपराओं से टकरा गई। इस कारण जनजातीय लोगों ने ब्रिटिश पॉलिसीज का तीखा विरोध किया, क्योंकि वे इसे अपने जीवन और संस्कृति पर हमला मानते थे। एजेंसी ने स्थानीय जनजातीय नेताओं और जमींदारों के साथ मिलकर काम करने की भी कोशिश की, ताकि स्थानीय स्तर पर शांति और व्यवस्था बनाए रखी जा सके। लेकिन इस रणनीति के मिले जुले परिणाम रहे। कुछ जनजातीय नेता ब्रिटिश प्रशासन के साथ सहयोग करने को तैयार थे, जबकि कई अन्य ब्रिटिश रूल पर गहरा अविश्वास रखते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भले ही एजेंसी ने तत्काल अशांति को रोकने में कुछ हद तक सफलता पाई हो, लेकिन वह जनजातीय समुदायों की लंबी अवधि की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई। हालांकि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी ने अस्थायी रूप से शांति स्थापित की, लेकिन ये सुधार स्थायी साबित नहीं हुए। कोल विद्रोह के बाद किए गए प्रशासनिक सुधार, जैसे रेगुलेशन 13 और साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के सही दिशा में उठाए गए कदम थे, लेकिन वे जनजातीय समुदायों की गहरी समस्याओं को सुलझाने में असफल रहे। भूमि अधिकार, कराधान और सांस्कृतिक स्वायत्तता से जुड़े मुद्दे बने रहे,
जो आगे चलकर संताल विद्रोह जैसे बड़े आंदोलनों का कारण बने। इन सुधारों के बावजूद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जनजातीय क्षेत्रों को पूरी तरह से अपने औपनिवेशिक ढांचे में शामिल करने में विफल रहा। 1832 में कोल विद्रोह के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने दामिन ई कोह नामक एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की स्थापना की। इसका उद्देश्य झारखंड और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों को नियंत्रित करना और इन इलाकों को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में सम्मिलित करना था। यह क्षेत्र लगभग 1300 मील में फैला हुआ था और इसे उपजाऊ भूमि, समृद्ध वन संपदा और खनिज भंडार के कारण चुना गया। ब्रिटिश अथॉरिटीज का मानना था कि इन संसाधनों का दोहन करके वे राजस्व बढ़ा सकते हैं और उन जनजातीय आबादियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं जो लंबे समय से बाहरी शासन का विरोध कर रही थीं। दामिनी कोह के निर्माण के पीछे दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना था, जिसके लिए वे इस क्षेत्र में पारंपरिक कृषि पद्धतियों में बदलाव लाने का इरादा रखते थे। ब्रिटिश चाहते थे कि आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक खेती छोड़कर व्यावसायिक फसलें जैसे इंडिगो, अफीम और चाय उगाएं, जिनकी यूरोपीय बाजारों में मांग थी। इससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा मुनाफा हो सकता था और जनजातीय लोगों को औपनिवेशिक आर्थिक ढांचे से जोड़ा जा सकता था। दूसरा उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना था, क्योंकि यह क्षेत्र अक्सर विद्रोहों और अशांति का केंद्र रहा था। ब्रिटिश मानते थे कि इनसे सख्त शासन और आर्थिक प्रोत्साहनों से वे इस क्षेत्र को शांत कर सकते हैं और भविष्य में विद्रोहों को रोक सकते हैं। शुरुआत से ही ब्रिटिश अथॉरिटीज को जनजातीय समुदायों, विशेषकर संथालों से कड़ा प्रतिरोध मिला। ये लोग अपनी पारंपरिक खेती और भूमि से गहरे सांस्कृतिक संबंध रखते थे। व्यावसायिक फसलें उगाने का विचार उनके लिए बिल्कुल नया था और इसे उन्होंने अपने पारंपरिक जीवन पर खतरा माना। जनजातीय नेताओं ने निर्यात के लिए खेती करने का विरोध किया, क्योंकि इससे उनकी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी और वे उन बाजारों पर निर्भर हो जाते जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। इसके अलावा नकद में करों का भुगतान करना उनके लिए कठिन था, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित थी। नियमित नकद भुगतान की ब्रिटिश मांग ने कई परिवारों को कर्ज में धकेल दिया, क्योंकि उनके पास आय के अन्य साधन नहीं थे। जैसे जैसे कर्ज बढ़ते गए, स्थिति और गंभीर होती गई। आदिवासी किसान जो अत्यधिक करों का भुगतान करने में असमर्थ थे, उन्हें स्थानीय महाजनों से ऊंची ब्याज दरों पर पैसा उधार लेना पड़ा। जब वे इन आरणों को चुकाने में असमर्थ हो गए, तो उन्हें अपनी पैतृक भूमि खोनी पड़ी, जो महाजनों या स्थानीय जमींदारों के हाथों में चली गई। यह भूमि से बेदखली की प्रक्रिया आदिवासी लोगों में गहरी नाराजगी का कारण बनी, क्योंकि वे अपने संसाधनों और जीवन के साधनों से वंचित हो रहे थे। आर्थिक दबाव के साथ साथ व्याप्त भ्रष्टाचार ने भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में समस्याएं पैदा कर दी। इस विशाल क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय मध्यस्थों जैसे जमींदारों और कर संग्रहकर्ताओं पर निर्भरता बढ़ा दी। इन स्थानीय अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और रिश्वतखोरी, जबरन श्रम और अत्यधिक करों के माध्यम से आदिवासी समुदायों का शोषण किया। बेगार यानी बिना वेतन के श्रम और भी सामान्य हो गया, जिससे हालात और खराब हो गए। संथालों को सड़कें और पुल बनाने जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में बिना किसी मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनकी कठिनाइयां और बढ़ गईं। इन चुनौतियों के बावजूद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्थानीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रही। दामिन ई कोह का विशाल आकार, इसकी दुर्गम भूगोल और आदिवासी गांवों की दूरदर्शिता के कारण ब्रिटिश अधिकारियों के लिए प्रत्यक्ष निगरानी बनाए रखना मुश्किल था। परिणाम स्वरूप जमींदार, महाजन और अन्य स्थानीय अधिकारी बिना किसी रोक टोक के आदिवासी लोगों का शोषण करते रहे। इस निरंतर शोषण ने संथालों और अन्य जनजातीय समूहों में गहरी नाराजगी पैदा की, जो अब ब्रिटिश शासन और उनके स्थानीय एजेंटों को उत्पीड़नकारी शक्तियों के रूप में देखने लगे थे। 1833 तक असंतोष अपने चरम पर पहुंच चुका था। आदिवासी समुदाय, विशेष रूप से संथाल, अब खुलेआम ब्रिटिश शासन का विरोध करने लगे थे। उन्होंने अन्यायपूर्ण करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया, जबरन श्रम का विरोध किया और उन नई कृषि नीतियों का विरोध किया जो उनकी पारंपरिक खेती की प्रणाली को खतरे में डाल रही थी। संथालों के लिए यह प्रतिरोध केवल एक आर्थिक संघर्ष नहीं था, यह उनके सांस्कृतिक अस्तित्व की लड़ाई भी थी। भूमि के साथ उनका गहरा आध्यात्मिक संबंध, जिसे वे पवित्र मानते थे, ने ब्रिटिश की नकदी फसलों की खेती और भूमि करों की मांगों को और भी अधिक असहनीय बना दिया। जैसे जैसे विरोध तेज होता गया, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने अपनी नीतियों को और अधिक सख्ती से लागू करने की कोशिश की, लेकिन इससे आदिवासी प्रतिरोध और बढ़ गया। संथालों के बीच गुप्त बैठकें आयोजित की जाने लगीं, जहां नेताओं ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की योजना बनाई। धीरे धीरे सशस्त्र प्रतिरोध का विचार लोकप्रिय होने लगा, क्योंकि शांतिपूर्ण समाधान की संभावना कम होती जा रही थी। यह बढ़ता तनाव अंततः 1855 से 57 के संथल हुल में परिणत हुआ,
जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर विद्रोह था। दामिनी कोह की शुरुआत से ही यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन और आदिवासी समुदायों के बीच विभाजन बढ़ रहा था। जहां ब्रिटिश मानते थे कि उनकी नीतियां क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता लाएंगी, वहीं संथाल और अन्य जनजातीय समूहों ने इन नीतियों को शोषण और उत्पीड़न के रूप में देखा। दामिनी कोह का निर्माण, जो क्षेत्र को शांत करने के लिए किया गया था, अंततः बड़े पैमाने पर प्रतिरोध की नींव रख रहा था। अधिकार और सम्मान की इस लड़ाई ने धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लिया, जो भविष्य में और भी बड़े विद्रोहों का कारण बना। दामिनी कोह की स्थापना के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन और आदिवासी समुदायों के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा था। जहां ब्रिटिश प्रशासन इन नीतियों को आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता के साधन के रूप में देखता था, वहीं आदिवासी समूह, विशेषकर संथाल और अन्य जनजातियां, इन नीतियों को अपने अधिकारों और जीवन शैली पर हमला मान रहे थे। दामिन इकोह का निर्माण, जिसे शांति स्थापित करने के लिए लाया गया था, दरअसल जनजातीय असंतोष को और बढ़ा रहा था, जो भविष्य में बड़े विद्रोहों का आधार बना। इसी असंतोष और विद्रोह की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश प्रशासन ने महसूस किया कि उनके प्रशासनिक ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। 1854 का रेगुलेशन 20 इसी प्रयास का परिणाम था, जिसका उद्देश्य छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार करना और भविष्य के विद्रोहों को रोकना था। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन को भारत के जनजातीय समुदायों, विशेष रूप से छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ा। इन समुदायों जैसे संथाल, कोल, मुंडा और अन्य ने लंबे समय तक ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों, जमींदारी व्यवस्था और महाजनों द्वारा शोषण का सामना किया। कोल विद्रोह 1831 से 33 और संथाल विद्रोह 1855 से 57 जैसे आंदोलनों ने जनजातीय जनता में गहराई तक व्याप्त असंतोष को उजागर किया, जिससे ब्रिटिश प्रशासन को इन क्षेत्रों में अपने प्रशासनिक तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी संदर्भ में ब्रिटिश ने 1854 का रेगुलेशन 20 पेश किया, जिसका उद्देश्य छोटा नागपुर के प्रशासन को पुनर्गठित करना और जनजातीय शिकायतों को हल करके भविष्य के विद्रोहों को रोकना था। रेगुलेशन 20 को 1854 में पेश किया गया था और इसका उद्देश्य था छोटा नागपुर को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना और जनजातीय क्षेत्रों में भूमि विवाद, कराधान और न्यायिक व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को हल करना। इससे पहले इन जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ढीले ढाले तरीके से चलाया जा रहा था, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय जमींदारों और महाजनों पर निर्भर थे, जो अक्सर जनजातीय लोगों का शोषण करते थे। इस ढीले नियंत्रण ने जनजातीय जनता में व्यापक असंतोष पैदा किया था। रेगुलेशन 20 ने छोटा नागपुर के प्रशासन को पुनर्गठित किया और इसे कमिश्नर के अधीन केंद्रीकृत कर दिया। इसने भूमि विवाद, कराधान और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े मामलों में ब्रिटिश कानून को सीधे लागू करने की व्यवस्था की। इससे पहले ब्रिटिश अधिकारियों को स्थानीय जमींदारों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो भ्रष्टाचार और शोषण में लिप्त होते थे। अब इस नए रेगुलेशन के तहत छोटा नागपुर के कमिश्नर को सभी प्रशासनिक मामलों पर सीधे अधिकार दिया गया, जिससे भूमि विवादों का निपटारा और न्यायिक फैसलों का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। इस रेगुलेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भूमि विवादों पर था। भूमि का मुद्दा जनजातीय जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्होंने परंपरागत रूप से सामूहिक भूमि स्वामित्व का पालन किया था। लेकिन जमींदारी व्यवस्था के तहत निजी भूमि स्वामित्व की व्यवस्था ने जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया था। रेगुलेशन 20 का उद्देश्य भूमि स्वामित्व को उचित रूप से विनियमित करना था, ताकि जमींदारों और महाजनों द्वारा जनजातीय भूमि पर अवैध कब्जे को रोका जा सके। ब्रिटिश प्रशासन का मानना था कि भूमि विवादों को सुलझाकर वे क्षेत्र में स्थिरता और शांति बहाल कर सकेंगे। इसके अलावा रेगुलेशन 20 ने कराधान व्यवस्था में भी सुधार किए। ब्रिटिश प्रशासन इस बात से अवगत था कि जमींदारों द्वारा लगाए गए अत्यधिक करों ने जनजातीय लोगों पर आर्थिक संकट पैदा कर दिया था। नए रेगुलेशन के तहत एक अधिक समान कराधान प्रणाली लागू करने का प्रयास किया गया, जिससे पहले से ही गरीबी में जी रहे जनजातीय समुदायों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। इस प्रकार ब्रिटिश प्रशासन का मानना था कि न्याय संगत कराधान से आर्थिक दबाव को कम करके जनजातीय असंतोष को कम किया जा सकता है। अंत में रेगुलेशन 20 ने आपराधिक न्याय प्रणाली में भी सुधारों की बात की। जनजातीय समुदायों की अपनी परंपरागत न्याय प्रणाली थी, जो उनकी आदिवासी परिषदों और परंपरागत कानूनों, कस्टमरी लॉज पर आधारित थी। लेकिन ब्रिटिश कानून, जो उनके लिए पूरी तरह से विदेशी था, उन पर थोप दिया गया था। इससे जनजातीय लोगों के बीच अन्याय और अलगाव की भावना पैदा हुई। रेगुलेशन 20 ने इस खाई को पाटने का प्रयास किया, ताकि ब्रिटिश कानूनी प्रणाली जनजातीय समुदायों के लिए अधिक सुलभ और न्यायपूर्ण हो सके। रेगुलेशन 20 के माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन ने जनजातीय क्षेत्रों में स्थिरता लाने
और भविष्य के विद्रोहों को रोकने की कोशिश की। हालांकि ये सुधार जनजातीय जनता की गहरी समस्याओं को पूरी तरह हल करने में विफल रहे, जो अंततः आने वाले वर्षों में और विद्रोहों का कारण। रेगुलेशन 20 के पीछे ब्रिटिश रणनीति का एक प्रमुख लक्ष्य यह था कि जनजातीय शिकायतों को हल करके भविष्य के विद्रोहों को रोका जा सके। कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जनजातीय जनता की सामाजिक आर्थिक समस्याओं की अनदेखी बड़े पैमाने पर विद्रोहों को जन्म दे सकती है। ब्रिटिश प्रशासन ने महसूस किया कि भूमि स्वामित्व, कराधान और न्याय प्रणाली में सुधार करके वे क्षेत्र में लंबे समय तक स्थिरता ला सकते हैं। भूमि स्वामित्व को विनियमित करने के प्रयास के पीछे यह विचार था कि जनजातीय भूमि पर आगे के अतिक्रमण को रोका जा सके। ब्रिटिश प्रशासन समझ गया था कि जनजातीय लोगों के लिए भूमि केवल एक आर्थिक संसाधन नहीं थी, बल्कि यह उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का भी हिस्सा थी। इसलिए भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करके ब्रिटिश यह आशा कर रहे थे कि जनजातीय लोग अपने भूमि अधिकारों को सुरक्षित देखकर कम विद्रोह करेंगे। इसी तरह कराधान प्रणाली में सुधारों को भी भविष्य के विद्रोहों को रोकने के उपाय के रूप में देखा गया था। अत्यधिक करों ने जनजातीय समुदायों को आर्थिक तंगी में डाल दिया था, जिससे वे कर्ज और गरीबी के चक्र में फंस गए थे। एक न्याय संगत कर प्रणाली को लागू करके ब्रिटिश प्रशासन को उम्मीद थी कि आर्थिक दबाव कम होगा और जनजातीय असंतोष शांत हो जाएगा। इसके अलावा ब्रिटिश यह भी समझ गए थे कि अपराध न्याय प्रणाली को जनजातीय समुदायों की जरूरतों के अनुसार सुधारने की आवश्यकता थी। ब्रिटिश कानूनी प्रणाली, जो उनके लिए विदेशी और जटिल थी, ने उन्हें अलग थलग महसूस कराया। ब्रिटिश उम्मीद कर रहे थे कि जनजातीय कस्टमरी लॉज को कानूनी प्रणाली में शामिल करके वे इस अलगाव की भावना को कम कर पाएंगे और विद्रोहों को रोक सकेंगे। 1854 के बाद रेगुलेशन 20 की सीमित प्रभावशीलता। हालांकि रेगुलेशन 20 ने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार पेश किए, लेकिन यह जनजातीय समुदायों की गहरी शिकायतों को पूरी तरह से सुलझाने में सफल नहीं हुआ। रेगुलेशन 20 ने भूमि स्वामित्व, कराधान और न्यायिक व्यवस्था में सुधार किए, लेकिन यह जनजातीय समुदायों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को पूरी तरह से समझने में विफल रहा। ब्रिटिश प्रशासन ने अब भी जनजातीय लोगों को एक उपनिवेशवादी दृष्टिकोण से देखा, जिसमें उन्हें पिछड़ा और सभ्य होने की आवश्यकता समझा जाता था। इस दृष्टिकोण के कारण रेगुलेशन 20 के तहत किए गए सुधार अक्सर ऊपर से थोपी गई नीतियां थीं और जनजातीय समुदायों के साथ सार्थक संवाद के बिना लागू किए गए। रेगुलेशन 20 की एक प्रमुख सीमा यह थी कि यह भूमि अतिक्रमण के मुद्दे को पूरी तरह से हल नहीं कर सका। हालांकि इसने जनजातीय भूमि को संरक्षित करने के उपाय पेश किए। व्यवहार में कई जनजातीय समुदाय अपनी भूमि को जमींदारों, महाजनों और यहां तक कि ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों खोते रहे। ब्रिटिश कानून, जो निजी संपत्ति अधिकारों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था, अक्सर जनजातीय सामूहिक भूमि स्वामित्व की प्रथाओं के साथ टकराता रहा। परिणाम स्वरूप कई जनजातीय लोगों में अपनी भूमि से अलगाव और ब्रिटिश प्रशासन से मोहभंग की भावना बनी रही। इसी तरह कराधान प्रणाली में सुधारों के बावजूद कई जनजातीय लोग आर्थिक संकट का सामना करते रहे। ब्रिटिश प्रशासन अपने सुधारों के बावजूद क्षेत्र से राजस्व प्राप्त करने पर केंद्रित रहा और जनजातीय लोग अक्सर इस दबाव का खामियाजा भुगतते रहे। नकदी फसलें उगाने और महाजनों की उपस्थिति के कारण कई जनजातीय लोग अब भी कर्ज और गरीबी के चक्र में फंसे रहे। अपराध न्याय सुधार भी जनजातीय जनता की गहरी शिकायतों को दूर करने में विफल रहे। हालांकि ब्रिटिश ने कुछ हद तक जनजातीय कस्टमरी लॉज को कानूनी प्रणाली में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन औपनिवेशिक अदालतें अब भी जनजातीय लोगों के लिए अपरिचित और दूरस्थ रहीं। कई जनजातीय नेता और समुदाय यह महसूस करते रहे कि उनके पारंपरिक न्याय प्रणाली को ब्रिटिश कानून द्वारा कमजोर किया जा रहा है, जिससे अन्याय और अलगाव की भावना बनी रही। रेगुलेशन 20 की विफलता का नतीजा यह हुआ कि जनजातीय क्षेत्रों में असंतोष बरकरार रहा। हालांकि इस रेगुलेशन ने तत्काल विद्रोहों को रोका, यह जड़ समस्याओं को सुलझाने में विफल रहा, जैसे भूमि का नुकसान, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक अलगाव। इस प्रकार छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्र असंतोष का केंद्र बने रहे और भविष्य के विद्रोह, जैसे कि मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ने एक बार फिर ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती दी। 1854 का रेगुलेशन 20 छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। भूमि स्वामित्व, कराधान और न्यायिक व्यवस्था में सुधार करके ब्रिटिश प्रशासन ने भविष्य के विद्रोहों को रोकने और क्षेत्र में स्थिरता लाने की कोशिश की। हालांकि इस रेगुलेशन ने कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किए, लेकिन यह जनजातीय जनता की गहरी सामाजिक सांस्कृतिक शिकायतों को सुलझाने में असफल रहा। 1854 का रेगुलेशन
20 ब्रिटिश प्रशासन द्वारा छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधारों का एक प्रयास था, लेकिन यह आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ों से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं कर सका। संथाल, जो भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक थे, इस औपनिवेशिक हस्तक्षेप से विशेष रूप से प्रभावित हुए। उनकी पारंपरिक जीवन शैली, जो खेती और जंगलों पर निर्भर थी, ब्रिटिश नीतियों और बाहरी हस्तक्षेपों से बुरी तरह प्रभावित हुई। जैसे ही ब्रिटिश अधिकारियों और बाहरी जमींदारों ने संथाल भूमि पर अधिकार जमाना शुरू किया, उनके शोषण की नई कहानियां सामने आने लगी। यह असंतोष धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह की ओर बढ़ रहा था, जिसमें संथाल समुदाय ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। संथाल भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समुदायों में से एक है, जो अपनी समृद्ध परंपराओं, कृषि जीवन शैली और जमीन तथा जंगलों से गहरे संबंधों के लिए प्रसिद्ध हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पहले संथाल शांतिपूर्ण जीवन जीते थे और अपनी आजीविका के लिए खेती, शिकार और जंगल से प्राप्त संसाधनों पर निर्भर रहते थे। उनका जीवन सामूहिक भूमि पर आधारित था, जो न केवल उनकी आजीविका का आधार थी, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का भी केंद्र थी। लेकिन जब ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ, तो सब कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए संथाल क्षेत्रों में बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति दी। हिंदू और मुस्लिम महाजन, जमींदार और ब्रिटिश अधिकारी इन क्षेत्रों में प्रवेश कर गए और संथालों का शोषण शुरू कर दिया। इन बाहरी लोगों ने उन पर भारी कर, ऊंची ब्याज दरें और अनुचित किराया व्यवस्थाएं थोपी, जो संथालों की क्षमता से परे थीं। जैसे जैसे ब्रिटिश का शिकंजा कसता गया, संथालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी भूमि से बेदखली, लैंड एलियनेशन थी। संथालों के लिए भूमि सिर्फ एक आर्थिक संपत्ति नहीं थी, यह उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ थी। जब जमींदारों और महाजनों ने बिना चुकाए गए कर्जों की वजह से उनकी भूमि हड़पनी शुरू की, तो संथाल परिवार न केवल अपने घरों से बल्कि अपनी पहचान से भी वंचित हो गए। कई लोग बंधुआ मजदूर बन गए, जो कभी भी कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं हो सकते थे। ब्रिटिश कानूनी प्रणाली जमींदारों और महाजनों के पक्ष में काम कर रही थी और संथालों के पास अपनी भूमि के स्वामित्व को साबित करने के लिए कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे। इस बढ़ते उत्पीड़न ने विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। संथालों में सालों से दबा हुआ असंतोष 1850 के दशक के मध्य तक एक विद्रोह में बदलने लगा। महाजनों की शोषणकारी नीतियों ने उन्हें कर्ज के जाल में फंसा दिया था। कई संथालों ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए छोटे कर्ज लिए थे, लेकिन जब उन्होंने पाया कि ब्याज दरें कभी, तो उनका चुकाना असंभव हो गया। जैसे जैसे कर्ज बढ़ते गए, वे अपनी भूमि और घर खोने लगे और महाजनों के बंधुआ मजदूर बन गए। आर्थिक दबाव ने उन्हें विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश द्वारा नियुक्त जमींदारों ने बेगार जैसी प्रथाओं के माध्यम से संथालों की श्रम शक्ति का शोषण किया, जो एक प्रकार की जबरन मजदूरी थी। संथालों को अक्सर बिना किसी मुआवजे के काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, और यदि वे किराया या कर नहीं चुका पाते तो उनकी जमीनें हड़प ली जाती। इन दमनकारी तरीकों का उद्देश्य संथालों की भावना को तोड़ना था, लेकिन इसके विपरीत इसने उनके क्रोध को और बढ़ा दिया। इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारी और पुलिस महाजनों और जमींदारों के साथ मिलकर उनके हितों की रक्षा करते थे। संथालों को इन अधिकारियों से अत्याचार और जबरन वसूली का सामना करना पड़ा, और न्याय पाने का कोई रास्ता उनके पास नहीं था। कानूनी प्रणाली शक्तिशाली लोगों का पक्ष लेती थी और संथालों की शिकायतें अनसुनी रह जाती थीं। इस निरंतर शोषण और अन्याय ने अंततः संथाल हुल 1855 से 57 के रूप में एक बड़े पैमाने पर विद्रोह को जन्म दिया, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक संगठित संघर्ष था। संथालों ने अपने अधिकारों और भूमि की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए, जो ब्रिटिश शासन और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ उनका प्रतिरोध था। इस बढ़ते असंतोष के बीच सिद्धू और कान्हू मुर्मू अपने भाइयों चांद और भैरव के साथ विद्रोह के प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे। मुर्मू भाइयों को न केवल राजनीतिक नेता के रूप में देखा गया, बल्कि वे आध्यात्मिक हस्तियां भी थे, जिन्होंने दावा किया कि उनका विद्रोह संथाल देवता ठाकुर द्वारा सौंपी गई एक दिव्य जिम्मेदारी थी। इस आध्यात्मिक पहलू ने इस आंदोलन को धार्मिक पुनरुत्थान का रूप दे दिया, जिससे मुर्मू भाइयों ने संथालों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट किया: अपने सम्मान, स्वतंत्रता और भूमि को ब्रिटिश और उनके सहयोगियों से पुनः प्राप्त करना। उनकी धार्मिक प्रेरणा ने विद्रोह को व्यापक समर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुर्मू भाइयों ने विद्रोह को केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि एक दिव्य मिशन के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उन्हें संथाल समुदायों में व्यापक समर्थन मिला। जून 1855 में राजमहल की पहाड़ियों में भोगनाडीह में 30,000 से अधिक संथालों का एकत्रीकरण हुआ। यहीं पर संथाल नेताओं ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और संकल्प लिया कि वे अपनी भूमि को दिकुओं से मुक्त करेंगे। ये दिकु वे गैर जनजातीय बाहरी लोग
जमींदार, महाजन और ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने संथालों पर अत्याचार किया था। विद्रोह स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश शक्ति के प्रतीकों, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अधिकारियों पर हमलों से शुरू हुआ। संथालों ने व्यवस्थित रूप से उस ढांचे को नष्ट करना शुरू कर दिया जो उनके शोषण का कारण था। उन्होंने घरों को जला दिया, महाजनों की दुकानों को लूट लिया और पुलिस स्टेशनों और डाकघरों को निशाना बनाया जो ब्रिटिश नियंत्रण के प्रमुख तत्व थे। संथालों का संदेश स्पष्ट था, वे अपने अधिकारों को वापस ले रहे थे। संथाल पारंपरिक युद्ध कला में अत्यधिक कुशल थे और अपने पारंपरिक हथियारों, धनुष और तीर का इस्तेमाल करते थे। जबकि ब्रिटिश सेना के पास बंदूकें और तोपें थीं, संथालों ने अपने इलाके के भूगोल का लाभ उठाकर ब्रिटिश सेना को मात दी। वे जल्दी हमला करते और फिर घने जंगलों में छिप जाते, जिससे ब्रिटिश सेना के लिए उन्हें ढूंढना और हराना मुश्किल हो जाता था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, यह पूरे बंगाल, बिहार और झारखंड में एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका था, जिसमें पुरुष, महिलाएं और यहां तक कि बच्चे भी भाग ले रहे थे। यह विद्रोह संथालों के बीच एकता के लिए उल्लेखनीय था, जो सामान्य रूप से अपनी जनजातीय और ग्राम पहचान के लिए जाने जाते थे, अब एक सामान्य शत्रु के खिलाफ एकजुट हो गए थे। शुरुआत में ब्रिटिश इस विद्रोह की तीव्रता और पैमाने से पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। स्थानीय पुलिस और जमींदार विद्रोह को नियंत्रित करने में असमर्थ थे और विद्रोही सेना के बढ़ने के साथ ही भयभीत होकर भाग गए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ब्रिटिश ने पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाने सहित सेना की टुकड़ियों को विद्रोह को दबाने के लिए तैनात किया। जुलाई 1855 तक संथालों को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू हो गए, जिससे कई खूनी लड़ाइयां हुई। ब्रिटिश प्रतिक्रिया बेहद क्रूर थी। उन्होंने दंडात्मक कार्यवाहियां करते हुए गांवों को जला दिया, नागरिकों को मार डाला और हजारों संथालों की हत्या कर दी। उनका उद्देश्य संथाल प्रतिरोध को पूरी तरह से समाप्त करना था। महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक तब हुई जब संथालों ने भागलपुर पर घेरा डाला, जो ब्रिटिश प्रशासन का एक प्रमुख केंद्र था। संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी के बावजूद संथालों ने काफी समय तक ब्रिटिश सेना का सामना किया। यह उनका साहस और दृढ़ता दिखाता है। हालांकि इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि उनके पास आधुनिक सैन्य उपकरण और संगठन की कमी थी। 1856 की शुरुआत तक ब्रिटिश ने अपने प्रयासों को बढ़ा दिया था। भारी तोपखाने और यहां तक कि हाथियों का उपयोग करके संथाल प्रतिरोध को कुचलने की कोशिश की। अपनी वीरता के बावजूद संथाल अंततः आधुनिक हथियारों और संगठन की कमी के कारण हार गए। विद्रोह के अंतिम चरण में सिद्धू और कान्हू मुर्मू दोनों को पकड़ लिया गया। सिद्धू को एक जमींदार ने धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी, जबकि कान्हू को पकड़कर फांसी दे दी गई। कई अन्य संथाल नेता और अनुयायी या तो फांसी पर लटका दिए गए या कैद कर लिए गए, जिससे विद्रोह का अंत हो गया। संथाल विद्रोह का परिणाम विनाशकारी था। विद्रोह के दौरान 15,000 से अधिक संथाल मारे गए और ब्रिटिश प्रतिक्रिया न केवल विद्रोह को दबाने के लिए थी, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रतिरोध की संभावना को खत्म करने के लिए थी। भविष्य में और अशांति को रोकने के प्रयास में ब्रिटिश प्रशासन ने 1855 में संथाल परगना नामक एक अलग प्रशासनिक जिले की स्थापना की। इस नए प्रशासनिक ढांचे का उद्देश्य संथालों को जमींदारों और महाजनों के शोषण से बचाने के लिए कुछ स्वायत्तता देना था। इस क्षेत्र को सीधे ब्रिटिश शासन के तहत लाया गया, जिसमें जमींदारों की कोई मध्यस्थ की भूमिका नहीं थी। हालांकि संथाल परगना की स्थापना ने कुछ राहत दी, लेकिन इसने विद्रोह के कारण बने संरचनात्मक मुद्दों को पूरी तरह से हल नहीं किया। भूमि से बेदखली, महाजनों द्वारा शोषण और कराधान जैसी समस्याएं विभिन्न रूपों में जारी रहीं। संथाल अभी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, लेकिन उनके विद्रोह ने औपनिवेशिक प्रशासन पर एक अमिट छाप छोड़ी। संथाल हुल शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ जनजातीय प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। इसने भारत में भविष्य के जनजातीय विद्रोहों को प्रेरित किया, जैसे कि बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। संथाल विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को अपनी जनजातीय नीतियों पर पुनर्विचार करने और सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। 1855 का संथाल विद्रोह भारत के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध के लंबे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और साहसी आंदोलनों में से एक बना हुआ है। हालांकि इसे अंततः कुचल दिया गया, लेकिन इसने भविष्य के संघर्षों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो जनजातीय अधिकारों, भूमि स्वामित्व और स्वायत्तता के लिए थे। 1855 से 1857 का संथाल विद्रोह संथाल लीडर सिद्धू और कान्हू मुर्मू के लीडरशिप में ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर स्थानीय जमींदारों और महाजनों द्वारा किए गए एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक सिग्निफिकेंट अपराइजिंग था। यह विद्रोह वर्तमान झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के रीजन्स में हुआ था। हालांकि इस विद्रोह को सप्रेस कर दिया गया था, लेकिन इसने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को विशेष रूप से ट्राइबल एरिया से संबंधित कई इंपॉर्टेंट चेंजेस करने के लिए मजबूर कर दिया। इस रिबेलियन का एक प्रमुख परिणाम
1856 में संथाल परगना नामक एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट की स्थापना थी, जिसका उद्देश्य संथालों की यूनिक नीड्स को एड्रेस करना था। इसके बाद 1876 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लाया गया, जिसने ट्राइबल लैंड्स को नॉन ट्राइबल्स द्वारा आसानी से ट्रांसफर या कब्जा किए जाने से प्रोटेक्टेड किया। इस एक्ट ने भूमि की बिक्री पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई और इंश्योर्ड किया कि संथालों को उनकी लैंड राइट्स पर लीगल प्रोटेक्शन मिले। इस रिवोल्ट ने ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम की डीप फ्लॉज को उजागर किया, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन में कई चेंजेस किए गए। रेवेन्यू डिमांड्स को रिड्यूस किया गया और उन इंटरमीडियरीज जैसे जमींदारों और महाजनों का इन्फ्लुएंस सीमित किया गया, जिन्होंने संथालों का शोषण किया था। फोर्स्ड लेबर या बेगार, जो संथालों के बीच मेजर रिजेंटमेंट का कारण था, उसे धीरे धीरे अबॉलिश किया गया। ट्राइबल एरियाज में पॉलिसिंग और लॉ एनफोर्समेंट को भी रिफॉर्म किया गया, जिनका उद्देश्य करप्शन को कम करना और लॉ एनफोर्समेंट की इंपार्शियलिटी को इंप्रूव करना था। इसके अलावा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने संथाल परगना जैसे ट्राइबल एरियाज के लिए डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल स्ट्रक्चर्स स्थापित किए, यह मानते हुए कि ट्राइबल पॉपुलेशंस की डिफरेंट नीड्स हैं। ऑफिशियल्स को ट्राइबल इश्यूज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाया गया और रीजन स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना की गई। फ्यूचर अनरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए ब्रिटिश ने स्ट्रॉन्गर मिलिट्री प्रेजेंस भी इंट्रोड्यूस की, चौकियां स्थापित की और क्षेत्र में सर्वेलेंस बनाए रखा। हालांकि ये रिफॉर्म्स प्राइमरीली कंट्रोल बनाए रखने के लिए थे, लेकिन अंततः इनमें अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स भी शामिल हो गए, जिनका उद्देश्य ट्राइबल कम्युनिटीज की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करना था। रोड्स, स्कूल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया, ताकि संथालों को कॉलोनियल सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सके और उन ग्रीवेंसेस का समाधान किया जा सके जो रिबेलियन का कारण बनी थी। लंबी अवधि में संथाल विद्रोह ने अन्य ट्राइबल मूवमेंट्स को इंस्पायर किया और ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। इसने कॉलोनियल अथॉरिटीज को ट्राइबल पॉपुलेशंस के प्रति रीजन स्पेसिफिक अप्रोच अपनाने के लिए मजबूर किया। हालांकि मार्जिनलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन जैसे कई अंडरलाइंग इश्यूज बने रहे, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ सबसे प्रारंभिक ट्राइबल अपराइजिंग्स में से एक था। 1855 से 57 का संथाल विद्रोह उतनी पब्लिसिटी नहीं पा सका जितनी इसे मिलनी चाहिए थी। इस विद्रोह अपने महत्व के बावजूद कई कारणों से ज्यादा चर्चा में नहीं आ पाया। सबसे पहले इसका जियोग्राफिकल आइसोलेशन एक प्रमुख कारण था। यह विद्रोह संथाल परगना जैसे दूर दराज के इलाकों में हुआ, जो प्रमुख अर्बन सेंटर से दूर थे, जहां मीडिया अटेंशन और पॉलिटिकल डिस्कोर्स ज्यादा होती थी। इस आइसोलेशन ने विद्रोह को नेशनल स्पॉटलाइट में आने से रोक दिया। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन की कमी भी एक प्रमुख कारण रही। 1857 के रिवोल्ट के विपरीत, जिसमें एजुकेटेड एलिट्स और मिलिट्री फोर्सेस की भागीदारी थी, संथाल विद्रोह एक ग्रास रूट्स ट्राइबल मूवमेंट था और संथालों के पास रिसोर्सेज की कमी थी, जिससे वे अपनी कहानी को इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट कर सकें। इसके अलावा संथाल एक मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल ग्रुप थे और उनकी समस्याएं जैसे भूमि से बेदखली और जमींदारों द्वारा शोषण उस समय मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी की प्राथमिकताओं में नहीं थी। इस मार्जिनलाइजेशन ने विद्रोह की रीच को सीमित कर दिया। साथ ही इस विद्रोह का अनफॉर्चुनेट टाइमिंग भी एक कारण था, क्योंकि यह जल्द ही 1857 के इंडियन रिवोल्ट के बड़े आंदोलन की छाया में दब गया, जिसमें इंडियन एलिट्स, राजकुमार और सोल्जर्स शामिल थे और जिसे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर अधिक अटेंशन मिला। एलीट इन्वॉल्वमेंट की कमी ने भी इस विद्रोह की पब्लिसिटी को बाधित किया। प्रभावशाली लीडर्स के समर्थन के बिना यह अपराइजिंग व्यापक जनसमूह का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। उस समय की लिमिटेड मीडिया कवरेज, जो अक्सर कॉलोनियल अथॉरिटीज के कंट्रोल में थी, ने संथालों को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया और विद्रोह को सिर्फ एक लोकल डिस्टर्बेंस के रूप में पेश किया। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने भी विद्रोह को तेजी से सप्रेस कर दिया, जिससे यह फैल नहीं सका और इसे मोमेंटम नहीं मिल पाई और उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को कम कर दिया। अंततः संथाल विद्रोह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी घटनाओं जैसे 1857 के विद्रोह और बाद में महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलनों की छाया में दब गया। हालांकि यह विद्रोह ट्राइबल रेजिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, लेकिन यह भारत के ब्रॉडर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के इतिहास में उतनी पहचान नहीं पा सका जितनी इसे मिलनी चाहिए थी।